Dear student of LLB Part 2 and Pre-Law 5, here I am Pankaj Kumar with new subject Labor Law. आपको 6th पेपर LLB Part 2 में यह पेपर पढ़ना है। इसमें बहुत सारे एक्ट लेबर लॉ के अंतर्गत पढ़ना है, जिसमें 5 एक्ट आपके सिलेबस में है जो पढ़ना नेसेसरी है। उसमें से 2 एक्ट हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट पढ़ चुके हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग मिनिमम वेजेस एक्ट पे पढ़ रहे थे, और इसके अलावा हम लोग को इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट भी पढ़ना है। काफ़ी लंबा गैप हो गया है, इसीलिए अभी आपको कुछ बेसिक लेबर लॉ के बारे में फिर से आपको रिवाइज कर दूं। लेबर लॉ 20th सेंचुरी के बाद इसे पढ़ने की जरूरत हुई। लेबर लॉ हम लोग क्यों पढ़ते हैं? पहले लेबर लॉ सब्जेक्ट नहीं था, तो 20th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, इसके फलस्वरूप इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस का एक नया ब्रांच इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुआ, जिसके बाद 2 नए वर्ग, एक पूंजीपति एम्प्लॉयर और दूसरा वर्कर या एम्प्लॉय, 2 वर्ग का उदय हुआ। पूंजीपति अधिक से अधिक कमाने लगे, वर्कर का अधिक से अधिक शोषण होने लगा। ऐसे में एक नया सब्जेक्ट लेबर लॉ विश्व के सामने आया, जिसका कि विकास किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में आया, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में आया, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में आया और एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 में आया, और मिनिमम वेज एक्ट इंडिया में 1948 में बनाया गया। तो लेबर लॉ के अंतर्गत इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस का डेवलपमेंट जूरिस्प्रूडेंस के नए ब्रांच के रूप में हुआ। इसके क्या कारण थे? जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो एम्प्लॉयर थे, वो अमीर से अमीर होते जा रहे थे। जो वर्कर थे, जो कर्मकार थे, एम्प्लॉय थे, वो गरीब से गरीब होते जा रहे थे। उनका एक्सप्लॉयटेशन पूंजीपतियों द्वारा किया जा रहा था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का बहुत सारे नए नए उत्पन्न होने लगे, और समाज को ऐसी स्थिति में समाज को 2 वर्गों में बांट दिया। एक वर्ग जो पूंजीपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्हें हैवेंस कहा जाने लगा, और जो दूसरा वर्ग थे, जो मजदूर वर्ग थे, उन्हें हैवेंस नॉट कहा जाने लगा। ऐसे स्थिति में हड़ताल, तालाबंदी आदि समस्याएं उत्पन्न होने लगी। इसके फलस्वरूप विश्व के सभी देशों में लेबर लॉ का विकास करना आवश्यक हो गया, तथा विश्व के सभी विकसित देशों ने एक नए सिद्धांत को जन्म दिया, और उन सभी सिद्धांतों को सभी देशों ने माना, जो 7 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। सबसे पहला, वर्कर्स को, कर्मकार को सम्मिलित होकर एक संस्था या यूनियन बनाने का अधिकार होना चाहिए। इसे विश्व के सभी देशों ने माना। दूसरा, सेवा की शर्तों को और अधिक उपयुक्त बनाने के लिए
श्रमिकों का संघर्ष करना स्वाभाविक है और इसे सभी देशों ने एक्सेप्ट किया। तीसरा, जहां दो वर्ग एक दूसरे के इंटरेस्ट के विपरीत हैं वहां पे संघर्ष होना आवश्यक है, तो संघर्ष को नेचुरल माना गया। चौथा, लाइजन फेयर अहस्तक्षेप की नीति को बदलकर कल्याणकारी राज्य वेलफेयर की ओर सभी देशों ने लेबर लॉ के डेवलपमेंट में उसका महत्वपूर्ण रोल माना। पांचवा, त्रिपक्षीय समझौता वार्ता ट्राइलेटरल समझौता के द्वारा पहले द्विपक्षीय ही समस्या समाधान के लिए वार्ताएं होती थी, एक पूंजीपति और दूसरा श्रमिक। लेकिन अब तीन पक्ष, जो तीसरा पक्ष स्टेट या सोवरेन या सरकार होती थी, वो देश में इस स्थिरता लाने के लिए, देश में सही विकास होने के लिए वह अपना हस्तक्षेप करना शुरू किया ताकि पूंजीपति अधिक शोषण न कर सके, कर्मकार को कार्य की उचित दशा मिले और उन्हें उचित मजदूरी मिले, उनका रहन सहन अच्छा हो। छठा जो था कि स्टेट अब जो है मूक दर्शक के रूप में नहीं रह सकता है, उसे किसी भी औद्योगिक या वर्कर्स के समस्याओं में अपना ओपिनियन, अपना इंटरवेंशन करना आवश्यक हो गया। और लास्ट है कि सभी देशों ने यह माना कि स्टेट को अपना कुछ स्टैंडर्ड, मिनिमम स्टैंडर्ड श्रमिकों को गारंटी के द्वारा देना आवश्यक है। अब हम मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन से इस एक्ट को शुरू करते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य राज्य द्वारा अथवा समुचित सरकार द्वारा स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर आदि के लिए जो मिनिमम वेजेस है उसका निर्धारण करना है। न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करना सरकार का कर्तव्य भी है। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रमुख वाद एडवर्ड मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर 1924 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रमुख 3 उद्देश्यों को बताए गए। वे सबसे पहले न्यायालय ने कहा कि उद्योग में रक्त शोषण का अपवर्जन करना ही अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, मजदूरी किए गए कार्य की मात्रा के समान होनी चाहिए और मजदूरों का शोषण नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने कहा, तीसरा, यह देखना कि असंगठित श्रमिक अनुचित सौदे के कारण पीड़ित न हो और उनके अधिकार सुरक्षित हों। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय के अन्य वादों में भी अधिनियम के उद्देश्यों को बताया गया, जिनमें यूनिचोई वर्सेस केरल राज्य 1962 तथा पन्ना सिंह प्रेमचंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1973 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का प्रमुख उद्देश्य श्रमिकों के शोषण को समाप्त करना है। इसी प्रकार वाई एंड मेमेड वर्सेस न्यूनतम मजदूरी प्राधिकारी
1972 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य अज्ञानी लोगों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना है। इस प्रकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसके प्रमुख गुण क्या है, इसकी अब हम चर्चा करेंगे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के द्वारा समुचित सरकार का यह उद्देश्य है कि वह अमानवीय कार्य के लिए मजदूरी के न्यूनतम दर का निर्धारण करे, अर्थात टाइम वर्क को वो एक्सप्लेन करे। दूसरा, पीस ऑफ वर्क, अर्थात ठेके के काम के लिए मजदूरी के मिनिमम रेट का निर्धारण करे। तीसरा, ठेके पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक की निम्नतर दर को लागू करना भी समुचित सरकार का प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 3 में मजदूरी की दर निश्चित करने और उसके संशोधन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अनुसार वह विभिन्न अनुसूचित सेवाएं अथवा एक ही अनुसूचित सेवा में विभिन्न श्रेणियों के कार्यों के लिए अथवा वयस्क किशोर बच्चे अथवा प्रशिक्षित अप्रेंटिस के लिए या विभिन्न क्षेत्रों के लिए मजदूरी के न्यूनतम दरों अथवा स्टैंडर्ड्स का निर्धारण करना भी समुचित सरकार का उत्तरदायित्व है, जिसके अंतर्गत वह काम के घंटे दिन के द्वारा या मास के द्वारा उसका निर्धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 11 यह उपबंध करती है कि नियोजकों के द्वारा कर्मचारियों को जो न्यूनतम मजदूरी देय होगा वह नकद रूप में होना चाहिए। फिर भी यदि सरकार चाहे तो आंशिक रूप से वह वस्तु के रूप में हो सकता है। जहां किसी अनुसूचित सेवा के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरें निश्चित की गई हो, वहां उचित सरकार को कुछ बातों का ध्यान देना आवश्यक है, जिनमें है कार्य की घंटों की संख्या निश्चित करना, जो सामान्यतया एक कार्य दिवस का निर्माण करेगा, वह समय कितना होगा। दूसरा, प्रत्येक 7 दिन की अवधि में एक विश्राम अवधि का भी उपबंध होना अधिनियम के अंतर्गत ही आता है। इसी प्रकार यदि मजदूरों द्वारा विश्राम दिवस के दिन भी यदि कार्य किया जाता है तो उसके ओवर टाइम का निर्धारण। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 में कर्मचारियों के कुछ वर्गों के लिए कुछ शर्तों का उल्लेख है, जिस अंतर्गत उपरोक्त बातों का निर्धारण के संबंध में देखना जरूरी है। इस प्रकार मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत हम देखते हैं, क्योंकि हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है और इसमें इस पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन और श्रमिकों को मैनेजमेंट में भागीदारी के लिए संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत विस्तृत प्रावधान किए गए हैं और यह राज्य और सरकार का कर्तव्य है कि वो मजदूरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, उनके कार्य की दशाएं में परिवर्तन करें और उनको
न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण भी इसके अंतर्गत ही आता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत न्यूनतम अवधि दर अर्थात मिनिमम टाइम रेट को फिक्स करना, दूसरा न्यूनतम मूल्य दर अर्थात मिनिमम प्राइस रेट को फिक्स करना, और प्रत्याभूत अवधि दर अर्थात गारंटीड टाइम रेट को फिक्स करना, और अधिसमय दर अर्थात ओवर टाइम रेट को फिक्स करना इसके अंतर्गत आता है। क्योंकि लेबर लॉ के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ भी लेबर की जैसी स्थिति हो, इसीलिए एक्ट में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार शब्द का प्रयोग किया गया है, जिनके अंतर्गत इन चारों का निर्धारण किया जाता है। धन्यवाद।